प्रदूषण पर हमने 2 मेजर प्रदूषण के बारे में बात कर ली है। एक आपका बात कर ली हमने वायु प्रदूषण पर और दूसरी हमने जल प्रदूषण पर बात है हमारी। ये मेजर प्रदूषण जहाँ से आते हैं, सॉल्ट ऑक्सीजन क्या होता है, सुपोषण क्या होता है, ये सारी बातें हमारी हैं। हमने ये भी बातें पढ़ ली कि जीवावर्धन क्या होता है, और जीवावर्धन में हमने भी कहा था कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में अपघटन नहीं होता, वो शरीर में संचित होने की प्रक्रिया, जैसे जीव संचय कहते हो, ये जीव संचय वाले पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में इनकी वृद्धि होती चली जाती है, जिसको हमने कहा था जीवावर्धन। जीव आवर्धन बहुत खतरनाक घटना होती है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को कई एग्जांपल बताए थे। तो जल प्रदूषण हो गया तुम्हारा, सॉल्ट ऑक्सीजन क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसमें हमारी चर्चा होगी थी। और उद्योगों से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं ऊपर होता है, जिसमें लोहा हो सकता है, निकल हो सकता है, रेडियम हो सकता है, रेडोन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, इन सब पर हमारी बातें रही। कौन से लोगों से बारे से हमने बताया लोगों को मिनी नामकरण होता है, कैडमियम नामकरण या औच नामकरण होता है, ऊपर से विल्सन नामकरण होता है, बीजों लोग होते हैं, सीसे से इस प्रकार से हमने बातें की। और उम्मीद करता हूं लोगों को समझ में आ रहा हो। हमने अगली मसल पढ़ा, हमने ग्लोबल वार्मिंग की बातें की। ये सारी तमाम बातें हमारी हो चुकी है और हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ 2 बातें जल प्रदूषण पर और बता रहा हूं। बस सुनना, डीडीटी नोट लिख के लिखना है। डीडीटी डाइक्लोरो, अगर मैं इसको लिखूं इसका पूरा नाम लिखूं डाइक्लोरो, एक बार इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, याद रखिए। डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ये है एक पूरा नाम है। इसी खोज की थी पॉल मूलर। खोज की थी पॉल मूलर ने और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी देने की बात हुई। पॉल मूलर, इसकी जो प्रकृति होती है वो कीटनाशक, प्रकृति होती है वो कीटनाशक, तो ये कीटनाशक है, कीटनाशक होती है। यह है वसा ऊतकों में, यह है वसा ऊतकों में संचित होने की प्रवृत्ति रखता है, संचित होने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। वसा ऊतकों में संचित होने की प्रवृत्ति रखता है। अगर हमारे शरीर में आ गया तो ये शरीर से अपघटित नहीं होगा, और ये जो वसा ऊतक होते हैं, एडिपोज ऊतक होते हैं, वहां इकट्ठा हो जाता है, याद रखिएगा। इसे क्लोरन से बनाया जाता है, इसे क्लोरन से बनाया जाता है, इसे क्लोरन से बनाया जाता है। पॉल मूलर साहब ने एक ऐसे रासायनिक पदार्थ की खोज की जिसका नाम रखा गया डीडीटी, पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन। खोज की थी पॉल मूलर ने 1948। ये एक ऐसा कीटनाशक होता है, जब आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर 1952-53 के अंदर वैश्विक स्तर पर बहुत से लोग मलेरिया से मारे जाते हैं, मलेरिया रोग था, बहुत से लोग मारे जाते थे वैश्विक स्तर पर 52-53 के आसपास, तो लाखों की संख्या में लोग मलेरिया रोग से मारे जाते हैं। तो पॉल मूलर ने कहा मैंने एक ऐसा कीटनाशक बनाया है जो मच्छरों को मारने की ताकत रखता है, क्योंकि आपको पता है कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। एक प्रोटोजोआ रोग होता है जिसमें प्लाज्मोडियम होता है उसको मच्छर में, और वो मच्छर जब तुम्हें काटता है तो शरीर में उस प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है, और इस वजह से हमारे अंदर मलेरिया नाम का रोग होता है। और मलेरिया रोग में लोगों को पता है कि इससे बहुत ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। 1952-53 के आसपास बहुत से लोग इस रोग से मारे जाते थे। जब इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे तो पॉल मूलर ने सोचा कि हमने एक ऐसा रसायन बनाया है जो मच्छरों को मारने, मतलब कीटों को मारने की ताकत रखता है। ये कीटनाशक कीटों को मारने की ताकत रखता है। और जब इसका छिड़काव किया गया जहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता था, तो यातायात वहां पर बहुत से लोग जो मलेरिया, तो मलेरिया रोग नहीं हुआ, मान लो वहां 5 लाख लोगों को मलेरिया होता था, तो उस समय उस साल जब छिड़काव किया गया तो वहां पर 2 लाख लोगों को मलेरिया हुआ। तो लोगों को लगा यार ये बहुत तगड़ा रसायन है, तो मलेरिया उन्मूलन कर रहा है। 1953-54 के आसपास जब इसका छिड़काव किया गया उस साल भी भयंकर बढ़ गिरावट आई मलेरिया रोग में, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पॉल मूलर को आप नोबेल पुरस्कार दें। तो पॉल मूलर साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसलिए बहुत खतरनाक रसायन है जो कीटों को मारने की ताकत रखता है, और मलेरिया रोग से लोगों की जान बची। 1963-64 में एक अमेरिका के अंदर एक गृहिणी होती है, वो एक लेख लिखती है अपने अखबार के अंदर कि जब से हमने खेतों के अंदर डीडीटी का छिड़काव करना शुरू किया, मेरे आंगन में चिड़िया आनी कम हो गई। लेख लिखा गया तो लोगों से चर्चा शुरू हुई, बात तो सही है, वास्तव में चिड़िया तो कम हुई, पक्षी कम हो गया नहीं। तो उस समय के समकालीन जो वैज्ञानिक कहा ये बकवास मार रही है, और कोई खास बात नहीं कर रहे। लेकिन वास्तविक जब रिसर्च की गई तो लगा लोगों को वास्तविक में खतरनाक रसायन है, क्योंकि जब वो कीट को मारना है, ये कीटों को मारना है, तो आगे फसलों जो कीड़े होते हैं उनको जब मारेगा, कीटों को मारेगा, कीटों को चिड़िया खाती है। आपको पता है कि चिड़िया कीटों को खाने की ताकत रखती है, और जब वो चिड़िया के अंदर वो रसायन जाता है डीडीटी, ये डीडीटी जब उनके शरीर में जाता है तो ये शरीर के अंदर संचित होने की प्रवृत्ति रखता है, शरीर से बाहर नहीं जाता है। और जब संचित हो जाता है तो याद रखना जो मादा चिड़िया होती है, मादा चिड़िया, तो मादा चिड़िया के इस डीडीटी की वजह से मादा चिड़िया जब प्रेग्नेंट होती है वो अंडा देती है, उस अंडे का जो ऊपर आवरण था वो कमजोर रह जाता है इस रसायन की वजह से। उस रसायन की वजह से उसके ऊपर आवरण का पूरा आवरण जो है वो अगर कमजोर रह जाता है, तो जब शरीर से अंडा बाहर निकलता है तो अंडा घोंसले में पड़ते टूट जाता है, तो अंडा टूट गया तो अगली पीढ़ी जनरेशन आप बन नहीं पाएगी। इस वजह से वहां पर बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां खत्म होनी शुरू हो गई। तब जाकर भारत इसका विरोध करना शुरू किया 1968 में कि इस रसायन पर जो खेतों में गेहूं में छिड़काव किया जाए, इसपर प्रतिबंध लगा दो। भारत को पहला देश था जिसने इस पर विरोध जताया 1968 में, और वैश्विक स्तर पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो भारत वो देश था जिसने बोला सबसे पहले प्रतिबंध लगा दो, कि भारत ने खुद ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। वैश्विक स्तर पर दबाव पड़ा भारत पर भी, आप लोग गीत गा रहे थे कि ये बहुत खतरनाक रसायन है, आप ये करो वो करो। तब जाकर भारत में 1984 में जब भारत में संसद में बिल पास हुआ और तब जाकर इस पर प्रतिबंध लगाया गया, इस पर प्रतिबंध लगाओ। आप लोगों को पता है जिस पर भारत में प्रतिबंध लगता है वो चीज 2 नंबर पर धड़ल्ले से, और जब धड़ल्ले से बिकना शुरू हुआ तो आप लोगों को पता है कि आज तारीख में भारत में बहुत से पक्षियों की प्रजातियां खत्म हो चुकी है, बहुत से पक्षी अगले गंगा नगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो एरिया वहां पर 12 पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई पिछले 20-30 सालों इस डीडीटी की वजह से। याद खतरनाक रसायन था, प्रतिबंध लगा दिया 1984 में, इस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया 1984 में, 1984 में भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया 1984। ये क्या किससे बनाया जाता है, तो क्लोरीन से बनाया जाता है, ये बात याद रखनी। कहां से वसा ऊतकों से प्रकृति कैसे कीटनाशक कौन चीज पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, ये इसका पूरा नाम होता है, याद रखिए। इसका भैया ये नाम होता है तुम्हारे इस डीडीटी का। इसके बाद है जलकुंभी, इस पर भी आजकल प्रसंग हुआ है जलकुंभी, नोट में लिखना दूसरा डीडीटी के बाद जलकुंभी। जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ कहते हैं, याद रखिएगा, इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, इसी को कहा जाता है वाटर हाइसिंथ। एक जलीय खरपतवार होता है, यह एक जलीय खरपतवार होता है, याद रखिएगा, यह एक जलीय खरपतवार होता है, यह एक जलीय खरपतवार है, यह एक जलीय, यह एक खतरनाक जलीय खरपतवार, ऐसे लिखना चाहिए, यह एक खतरनाक जलीय खरपतवार है। खरपतवार होते हैं जो तुम्हारे कोई काम के नहीं, जलीय खरपतवार है। इसे जल तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है, इसे जल तंत्र का आतंकवादी भी कहते हैं, इसे जल तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है, आतंकवादी भी कहा जाता है। जल तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है भैया, ये जलकुंभी को कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, इसे जल तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। अच्छा, इसे बंगाल का शौक कहते हैं,
इसे बंगाल का शौक, बंगाल का शौक, बंगाल में जो बाढ़ आती है इसी वजह से आती है का शौक कहते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में बढ़ जाता है कि पानी के प्रभाव को रोक देता है। इस वजह से बंगाल के आसपास जो नदी है उसके अंदर ये खरपतवार तीव्र वृद्धि करता है। यह संसार का सबसे तीव्र वृद्धि करने वाला पादप है। यह संसार का सबसे तीव्र वृद्धि करने वाला, सबसे तीव्र वृद्धि करने वाला खरपतवार, तीव्र वृद्धि करने वाला खरपतवार। खरपतवार जिसका कोई काम नहीं होता, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे फसलों से कोई मतलब नहीं। खरपतवार है जो दूसरे पौधों की वृद्धि को रोकता है, खरपतवार है। और इसे आइकोनिया भी कहा जाता है, इसे आइकोनिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आइकोनिया भी कहते हैं, इसे आइकोनिया भी कहते हैं। ये भी याद करना, आइकोनिया भी कहते हैं। बंगाल का शौक इसे कहते हैं, शौक नहीं, शोक। बंगाल का शौक इसे कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। और बंगाल में जो नदी है, अब आप लोगों को पता होगा उसका नाम, बंगाल में जो नदी है उस नदी का शौक कहा जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ जाता है। संसार का सबसे तीव्र वृद्धि करने वाला खरपतवार होता है और इतनी तेजी से वृद्धि करता है, इतना बढ़ा देता है, ये पानी के प्रभाव को रोक देता है। इस वजह से बंगाल में बाढ़ आ जाती है। बंगाल में बाढ़ आने का कारण इसी को माना जाता है। इसे जलीय तंत्र का आतंकवादी, जल तंत्र का, इसे जल तंत्र का आतंकवादी कहते हैं। ये जलीय खरपतवार है, याद रखना, बंगाल का शौक कहते हैं। और इसे आइकोनिया भी कहा जाता है। तो जलकुंभी के लिए भी आप प्रश्न बनते हैं, याद रखना। एक और है जिसे आपको पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थिनियम घास। तीसरा पढ़ा रहा हूं तुम्हें, पार्थिनियम। ये भी भारत में बड़ा चर्चा का विषय रहा था, पार्थिनियम घास। पार्थिनियम घास, जिसको गाजर घास कहा जाता है। कभी गंगा के आसपास के लोगों को गाजर घास वहां पर प्रचुर मात्रा में होता है। ये गाजर घास पार्थिनियम के वास्तविकता में एक अमेरिकी पौधा था। मतलब भारत में अमेरिकी पौधों का, अमेरिका भारत में 1965 से दौर के अंदर भारत अमेरिका से गेहूं आयात करता, लाल रंग वाली गेहूं आती थी, उसके साथ खरपतवार भी भारत में आयात हो गया। कि ऐसा कौन सा भाई? पार्थिनियम घास। याद रखना, इसे गाजर घास भी कहा जाता है, इसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। इसे 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 कांग्रेस घास भी कहा जाता है, कांग्रेस घास, कांग्रेस घास। कांग्रेस के कार्यकाल में जब अमेरिका से गेहूं का आयात था तब इसको लाया गया, इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। यह एक खरपतवार वाला पौधा है, इसकी कोई आवश्यकता तुम्हारे नहीं होती और इसे सबसे खतरनाक स्थलीय खरपतवार का दर्जा दिया गया। स्थलीय खरपतवार का दर्जा दिया गया है, ध्यान। इसको भाई तो याद रखना, तुम्हारे इस पार्थिनियम घास को, इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, सबसे खतरनाक स्थलीय खरपतवार है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसे गुआलालू भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है, याद रखना, इसे गुआलालू भी कहते हैं, गुआलालू भी कहते हैं, इसे गुआलालू भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये एक घास था, एक खरपतवार था जो कि भारत में आयात हुआ अमेरिका से। और इतना खतरनाक होता है कि स्थलीय खरपतवार है, इसलिए भारत में इसको इतना शानदार सुंदर वातावरण मिला कि अगर ये थोड़ा बहुत भी उगता है तो ये फिर अगले साल पूरे क्षेत्र पर कवर कर लेता है, याद रखिएगा। और ये खतरनाक खरपतवार है, याद रखना। तो ये हो गया गुआलालू भी कहते हैं। अब इसी खास बात सुनो, इसके जो परागण होते हैं, परागण, इसके परागणों से हे फीवर नाम का रोग होता है, हे फीवर नाम का रोग होता है। मतलब ये एलर्जी करता है, जिस वजह से व्यक्ति को बुखार आता है और उसी को कहा जाता है कि ये हे फीवर है। तो इसके परागणों से हे फीवर नाम का रोग होता है। तो ये तीन बातें जो आपको पढ़नी है, ये तीन बातें आप लोगों को बिल्कुल पढ़नी है, पर आपके लेवल में पसंद बन जाते हैं, याद रखिएगा। तो हमने तीन बातों पर चर्चा की, पहली जो चर्चा हमारी रही वो डीडीटी पर रही, पोलबुलर हमने चर्चा की थी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन पर हमारी चर्चा रही। बस बनाइएगा तो मैं पानी ले लेता हूं, पानी लेके आता हूं। आवाज बीच में निकल गई थी, बात सुनिए आराम से। ध्वनि प्रदूषण पर बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण। आप लोगों को तीन बातें डीडीटी पढ़ना है, डीडीटी के बाद आप लोगों को जलकुंभी पर और इस पाठ्यक्रम पर बात करें। अब हम बात करें ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण आती है क्या? ध्यान से सुनो। वह अनावश्यक अनिच्छापूर्ण, मूल्यहीन ध्वनि। वह अनावश्यक हो गई, अनिच्छापूर्ण होगी, मूल्यहीन ध्वनि, जो तुम्हारे वातावरण में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। ध्वनि जो वातावरण में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि जैसे शोर प्रदूषण भी कहते हैं, प्रदूषण कहलाता है। वह अनावश्यक अनिच्छापूर्ण मूल्यहीन ध्वनि जो वातावरण में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। एक बात जो तुम अच्छा लिख लेना, ये तुम्हारा ध्वनि प्रदूषण है। यानी तुम्हारी
हमारे वातावरण में नहीं हो जाता है, या मैं ये कहूं नॉर्मल भाषा में लिखूं, वातावरण में सूर्य ध्वनि का बढ़ जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, याद रखिए। तो तुम्हारे वातावरण के अंदर तुम्हारे वातावरण में सूर्य ध्वनि का बढ़ जाना क्या है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ऐसी अनावश्यक परीक्षापूर्ण ध्वनि, तो याद रखिएगा, ऐसी अनावश्यक ध्वनि जिसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे वातावरण में, और जो तुम्हारे वातावरण में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है, यही तुम्हारा ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि प्रदूषण का मापन, अगर मैं मापन की बात करूं, ध्वनि प्रदूषण के मापन की बात करूं तो इसका मापन डेसिबल मीटर या लार्म बैरोमीटर से इसका मापन किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को ध्यान से सुनो, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। आपसे पूछे किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। यानी ध्वनि की तीव्रता को मापना डेसिबल में मापा है। 15 डेसिबल, 20 डेसिबल, इस प्रकार में सुना होगा। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। मापने वाला यंत्र, मापने वाले यंत्र को डेसिबल मीटर या लार्म बैरोमीटर कहते हैं। पहुंचाने लगे यंत्र को डेसिबल मीटर या लार्म बैरोमीटर कहते हैं। हाँ, मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मापने वाले यंत्र को डेसिबल मीटर या लार्म बैरोमीटर कहते हैं। बस ये बात आपको याद होनी चाहिए, लार्म बैरोमीटर कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को अधिक ध्वनि की तीव्रता या डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता को प्रदूषित ध्वनि कहते हैं। प्रदूषित ध्वनि कहां से भाई? 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है तो उस ध्वनि को कहा जाता है कि प्रदूषित ध्वनि। 80 डेसिबल तक नहीं, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता को प्रदूषित ध्वनि कहते हैं। प्रदूषित ध्वनि कहते हैं, ये याद, ये है प्रदूषित ध्वनि। किसको कहा जाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि की तीव्रता होती है प्रदूषित ध्वनि कहलाई। तो कुछ बात ध्यान सुनना, प्रतिदिन सुनी जाने वाली ध्वनियों की तीव्रता ये क्या है? पत्तियों की सरसराहट या हृदय की जो ध्वनि होती है, हृदय की ध्वनि, इसकी तीव्रता होती है 15 डेसिबल या 15 डेसिबल से कम 15 डेसिबल से कम। जब तुम लोग महिलाएं जब फुसफुसाती है, यानी जब वो चुगली करता है, फुसफुसाहट में कितनी होती है? फुसफुसाहट के समय होती है, याद रखना, 15 डेसिबल। कितनी होती है भाई? 15 डेसिबल होती है। कब? फुसफुसाहट में कितनी होती है? 15 डेसिबल, याद रखना। इसके अलावा सामान्य जो बातचीत होती है, सामान्य बातचीत में होती है 60 डेसिबल। कितनी होती है भैया? 60 डेसिबल जो सामान्य बातचीत होती है उसमें होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये होती है, अगर समझ, चिल्लाने की जो आवाज है, चिल्लाकर बात करता है, चिल्लाने के समय कितनी होती है? तो ये 90 डेसिबल। वाहनों के जो हॉर्न होते हैं, वाहनों के हॉर्न में होती है, याद रखना, 100 से 110 डेसिबल। जो तुम्हारे हवाई जहाज होते हैं, उनकी जो तीव्रता होती है वो 140 डेसिबल के आसपास होती है। और जो जेट विमान होते हैं, इनकी 180 डेसिबल तक होती है। 180 डेसिबल तक होती है, याद रखिएगा, 180 डेसिबल तक होती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं नींद में खलल देने वाली, यहां से इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, नोट वाली इंपॉर्टेंट है, नींद में खलल देने वाली ध्वनि होती है ये 50 डेसिबल। अगर इसमें तुम्हारी नींद टूट सकती है। नींद में खलल देने वाली ध्वनि की तीव्रता होती है वो 50 डेसिबल होती है, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए कि कितने डेसिबल की बात होती है। तो अगर मैं यहां पर बातें करें, देखो तुम लोग, 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है, 80 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होती है, उसी को माना जाता है कि ये तुम्हारी प्रदूषित ध्वनि है। ये तुम्हारी प्रदूषित ध्वनि होती है। प्रतिदिन सुनी जाने वाली ध्वनियों की तीव्रता में अगर बात करें, पत्तियों की सरसराहट की ध्वनि 15 डेसिबल से कम होती है, फुसफुसाहट के समय 15 डेसिबल होती है जब हम चुगली करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल होती है, चिल्लाने के समय 90 डेसिबल होती है, वाहनों के हॉर्न जो होते हैं 100 से 110 डेसिबल में होते हैं, हवाई जहाज 140 डेसिबल में होता है, और अगर मैं जेट विमान की बात करूं तो 150 डेसिबल होता है। 150 डेसिबल होता है। और नींद में खलल देने वाली ध्वनि जो होती है वो लगभग 50 डेसिबल होती है। ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या? ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या रहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, इसके प्रभाव क्या रहते हैं? आपको पता है कि अगर ज्यादा तीव्रता की ध्वनि आती है, तुम्हारे कान जो है वो फट सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा तीव्रता की ध्वनि आती है तो महिलाओं के अंदर जो गर्भ में बच्चा होता है, गर्भपात भी हो सकता है, व्यक्ति बहरा हो सकता है, व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। 140 डेसिबल की ध्वनि संपर्क में व्यक्ति को रखा जाए तो उस व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है? याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या रहेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि के तुम रेगुलर संपर्क में रहते हैं, 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर आप इसके रेगुलर संपर्क में हो तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो याद रखिएगा तुम लोग, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को प्रदूषित ध्वनि माना गया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसको माना गया है? 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि। तो अलग बात है, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर 75 डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में रहता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो प्रदूषित ध्वनि मानी गई है वो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को माना गया है, याद रखना ये बात। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि श्रवणीय थकावट का कारण बनती है। तो अगर कोई व्यक्ति 90 डेसिबल की ध्वनि के रेगुलर संपर्क में रहता है तो उससे श्रवणीय थकावट, सुनने वाली थकावट आ जाती है। और अगर कोई व्यक्ति 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो ध्वनि होती है वो बहरेपन का कारण बनती है।
ये बहरेपन का कारण बनती है। कितने डेसिबल की भैया? 95 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो बहरेपन का कारण बन जाती है। इसके अलावा 100 डेसिबल की ध्वनि जो होती है, 100 डेसिबल की ध्वनि, ये ध्वनि जो श्रवण तंत्र होता है, श्रवण तंत्र जो होता है ये स्थायी नष्ट होने के लिए जिम्मेदार है। मतलब पूरा का पूरा कान का जो तंत्र होता है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है अगर तुम 100 डेसिबल की ध्वनि के संपर्क में रहते हो। तो 100 डेसिबल की ध्वनि श्रवण तंत्र में याद रखिएगा स्थायी हानि का कारण बनती है। स्थायी हानि का कारण, स्थायी मतलब परमानेंटली तुम बहरे हो उसको, स्थायी बहरेपन या जिम्मेदार या स्थायी हानि का कारण बनती है, स्थायी हानि का कारण बनती है, का कारण बनती है 100 डेसिबल वाली ध्वनि का कारण बनती है। ये याद रखना चाहिए। तो 75 डेसिबल से अधिक वाली ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर रेगुलर तुम तेज ध्वनि में चिड़चिड़ा बना जाता है, इससे व्यक्तियों में चिड़चिड़ा बनाता है, इससे व्यक्तियों में चिड़चिड़ा बना जाता है, चिड़चिड़ा बना इस व्यक्ति में चिड़चिड़ा बनाता है, याद रखना। यदि किसी गर्भस्थ महिला को यदि किसी गर्भस्थ महिला को तेज ध्वनि के संपर्क में रखा जाए, तेज ध्वनि के संपर्क में रखा जाए तो गर्भपात हो सकता है, याद रखना, इससे गर्भपात हो सकता है। यदि किसी महिला को अगर हम तेज ध्वनि के संपर्क में रखेंगे तो इससे गर्भपात हो सकता है। सारी बात याद रखिएगा, 75 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को प्रदूषित ध्वनि माना जाएगा। 2 अलग बातें ध्यान रखना। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को 90 डेसिबल की ध्वनि से अधिक ध्वनि पर रखा जाता है तो श्रवणीय थकावट बन सकती है। अस्थायी बहरेपन के लिए 95 डेसिबल ध्वनि होती है, 100 डेसिबल में वो स्थायी बहरा हो जाता है, याद रखिएगा, स्थायी बहरा हो जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी नींद में खलल डालने वाली ध्वनि होती है वो लगभग नींद में खलल डालने वाली 50 डेसिबल के आसपास होती है और ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। इसलिए जो मापक यंत्र होता है वो डेसिबल मीटर या तुम्हारा लार्न बैरोमीटर होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं वापस खड़ा होकर तुमको आगे और बढ़ा रहा हूं, याद रखना। एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। 150 से 155 डेसिबल की ध्वनि में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति क्या हो जाता है? किसी को मारना हो तो कितने डेसिबल की ध्वनि से कानून गुजार दो भैया? 150 से 155 डेसिबल की ध्वनि तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। व्यक्ति की मृत्यु होती है या प्राण घातक होती है। ध्वनि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मतलब ये प्राण घातक हो जाते हैं। बचे कैसे? इससे याद रखो, बचे कैसे भैया? तो बचने के लिए क्या करेंगे हम? नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करें? ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करें? ध्यान सुनना, ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण, और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखो तुम लोग ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण देखो कैसे कर सकते हैं। तो पेड़ों के किनारे सड़कों के किनारे पेड़ लगा देते हैं, इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। आपको पता है ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? हरे पेड़ों को कहा जाता है ग्रीन मफलर। ये बस पिछली बार एसआई के पेपर में आया था, याद रखना। ग्रीन मफलर वाला क्वेश्चन पिछली बार एसआई के पेपर में पूछा गया था। कि ग्रीन मफलर क्या है? शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, सड़कों के किनारे पेड़ लगना। तुमने देखा होगा कि हमारी सड़कों में खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इसलिए है कि उनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। वो ध्वनि का अवशोषण करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा ध्वनि रहित मशीनें बनाएं। इसके अलावा क्या करें? ध्वनि रहित मशीनें बनाकर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दो, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाकर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, याद रखिए। इसके अलावा क्या है? नोट लिख रहा हूं। भारत में आईपीसी की धारा, भारत में इंडियन पिनल कोड, भारत में आईपीसी की धारा 268 व 290 में ये प्रावधान किया गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ध्वनि की जो तीव्रता है वो 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल आपके जितने जो रईसी इलाके की कॉलोनी होती है उसमें, इसके अलावा 24 घंटे ही हमारे अस्पताल और स्कूल के आसपास 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि स्रोत वाले कोई भी यंत्र नहीं होने चाहिए। आईपीसी की धारा 268 और 290 में प्रावधान किया गया, भारत के अंदर प्रावधान किया गया है कि जितने भी आवासीय क्षेत्र होते हैं उनमें रात के समय 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा में प्रावधान किया गया है कि आवासीय क्षेत्र जो भी होते हैं, आवासीय क्षेत्र जहां लोग रहते हैं, आवासीय जो क्षेत्र यानी आवासीय जो कॉलोनियां होती है, आवासीय क्षेत्र में ध्यान सुन लेना, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल रात के समय 45 डेसिबल, रात में 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। कहां पर भाई? आवासीय क्षेत्रों में। और इसके अलावा जो शांत क्षेत्र होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, शांत क्षेत्र जो भी होते हैं उनमें दिन में 50 डेसिबल, दिन में 50 डेसिबल, ध्यान रखना, दिन में 50 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। और यही कारण होता है, याद रखिएगा, कि रात के 10 बजे के बाद तुम्हारे यहाँ डीजे नहीं बजा दिया जाता है, या सुबह 5-6 बजे से पहले अजान या मंदिरों में लाउड स्पीकर नहीं बजाते, आग की नहीं खाता। ये मामला बहुत बड़ा भी आया, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि एक मामला था इसमें सोनू निगम का, जो मुंबई के अंदर अजान पर खूब मामला चला था, याद रखिएगा। और इसमें ये प्रावधान है भारत सरकार के द्वारा आईपीसी की धारा 268 और 290 में प्रावधान किया गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कभी भी रात में ध्वनि की तीव्रता 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से अजान पर और मंदिरों में आरती पर घंटियां बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकारों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, क्योंकि भारत में आईपीसी की धारा 268 और 290 में प्रावधान है। 2 साल से ज्यादा प्रावधान किया जा रहा है। इसी वजह से रात को 10 बजे के बाद डीजे बंद कर देते हैं और जितने भी मेरिज प्लेस बनाए जाते हैं वो हमेशा शहर से, आवासीय कॉलोनियों से दूर बनाए जाते हैं। इसका यही कारण होता है, याद रखना, क्योंकि इसमें कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है। और इसमें ये कहानी बताई है, इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। ये बात नोट कर लेना तुम लोग, इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान, 2 साल की सजा का प्रावधान, सजा का क्या है? प्रावधान है। ये बात याद रखना। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? नोट में लिखना, ध्यान रखना। डब्ल्यूएचओ के अनुसार शांत क्षेत्रों में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता नहीं होनी चाहिए। अधिक ध्वनि की तीव्रता
तुम्हारा ध्वनि प्रदूषण। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें हर एक बात समझ में आ रही होगी और आप अच्छी तरह से नोट्स बना पा रहे होंगे। ध्वनि प्रदूषण हमने पढ़ लिया, थोड़ी बहुत बातें हल्की बातें हो रह गई है। एक और आजकल खूब चलता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो मैं चलता नहीं पा देता हूँ रेडियो प्रदूषण के अंदर, तो मैं कुछ बातें तुम्हें डायरेक्ट लिखा देता हूँ जो तुम्हारे पेपर में आती है। बस तुम वन लाइन बातें लिखते चलना, मैं तुम्हें सीधा बता देता हूँ ये होते तुम्हारे। अब मैं कुछ विशेष लिख रहा हूँ, विशेष बिंदुओं में लिख रहा हूँ, विशेष बिंदु लिख रहा हूँ, बस तुम लिखते चलना साथ साथ लिख ले। क्या कहानी रहती है देखो तुम लोग, अगर विशेष बातों की बात कर लेता हूँ तो अस्थायी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, अस्थायी रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से भाई, तो याद रखना यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम, रेडियम हो गया, रेडियम आदि, याद रखिएगा रेडियम आदि, तुम्हारा यूरेनियम हो गया, रेडियम आदि। अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक से अल्फा व बीटा कणों, अल्फा व बीटा कणों तथा गामा किरणों की किरणें होती हैं। अल्फा और बीटा कण होते हैं, गामा किरणें होती हैं। गामा किरणों से निकलने वाला, ध्यान सुना, से निकलने वाला, से निकलने, गामा किरणों से के निकलने से यह प्रदूषण होता है, यह प्रदूषण होता है। याद रखना, बीटा कणों गामा किरणों के निकलने से यह प्रदूषण होता है और इस वजह से हमारे अंदर भयंकर वाले रोग हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि विश्व युद्ध के दौरान जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाला गया था तो वहां पर ये तो नहीं था, यूरेनियम डाला गया था, यूरेनियम और प्लूटोनियम डाले गए थे। उस वजह से वहां पर जो विभिन्न प्रकार की हानिकारक किरणें निकलती थी वो आज भी वहां के बच्चों में बहुत से प्रकार के शारीरिक जो रोग है या मानसिक प्रकार के रोग है उसके जिम्मेदार है यही किरणें। तो ये बहुत खतरनाक होती है, ये बहुत खतरनाक होती है, जिस शिशु को प्रभावित करती है। अगर घर में कोई बच्चा है तो वो हिस्सा कभी भी विकसित नहीं हो पाता है, तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है, इससे कैंसर जैसे भयंकर वाले रोग भी हो जाते हैं। और आपको पता है कि आजकल इनका उपयोग हम आपकी बिजली बनाने में भी करते हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिव जहां पर बनाए जाते हैं तो इस पर 2-3% बनते हैं, तुम्हारे याद रखिएगा, इस पर 1% बनता है। तो जितने भी तुम्हारी बिजली बनाए जाते हैं, परमाणु बिजली का जो है जैसे रावत भाटा में हमारे यहाँ पर, तो वहां पर इन्हीं का उपयोग किया जाता है। कई बार इन किरणों का रिसाव हो जाता है वहां से, और रिसाव होने से बहुत से हानिकारक प्रभाव होते हैं। पहला रेडियो एक्टिव, ध्यान सुनना, पहला रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, पहला रेडियो एक्टिव का आकस्मिक जो रिसाव था, आकस्मिक रिसाव, आकस्मिक रिसाव, आकस्मिक रिसाव जो था वो 1900 आपके ये हुआ था यूक्रेन के चिरनोबिल रिसाव। यूक्रेन जो हमारा चल रहा है, यूक्रेन के चिरनोबिल, यूक्रेन के चिरनोबिल परमाणु रिएक्टर में हुआ। परमाणु रिएक्टर, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर में हुआ था, याद रखना। तो सबसे पहले कहां हुआ था ये, तो रेडियो एक्टिव आकस्मिक रिसाव जो था वो यूक्रेन के चिरनोबिल परमाणु रिएक्टर में हुआ था। और इससे कैंसर जैसे भयंकर रोग हो सकते हैं, इससे कैंसर जैसे भयंकर रोग हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये कुछ कहानी थी। इसके अलावा एक बात और मुझे याद रखनी है, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, ये तो आपको आता ही होगा, भोपाल गैस त्रासदी, याद रखिएगा। ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संयंत्र लगा था जहां से खाद बनाई जाती थी, यूरेनियम कार्बाइड का प्रकार लगा था, और उसी से वहीं से गैस रिलीज होती है जिसको MIC कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। और इस गैस की वजह से वहां पर बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक संयंत्र से इस गैस का रिसाव होता है। 1984 को भोपाल, कहां पर, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, 84 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से, कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कारखाने से मेथिल आइसोसाइनाइड, से मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC बोलते हैं इसे, MIC, मिक, इस गैस का रिसाव हुआ था। और इस वजह से लगभग 2000 लोग मारे गए थे। आइसोसाइनाइड या साइनेट भी बोलते हैं इसको, याद रखना, साइनाइड या साइनाइड होता है, साइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, से मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, से मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे 2000 लोग मारे। सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है, वास्तव में 10 से 12000 लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों में बताया कि 2000 लोग मरे थे 10 से 12000, जिससे 2000 लोग मारे। और इसी वजह से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। त्रासदी या स्पेसिफिक तुम लोग त्रासदी दिवस मनाया जाता है, ये याद करना तुम्हें, मनाया जाता है। कौन सी गैस याद करना, MIC, मेथिल आइसोसाइनेट, MIC वाली गैस थी। इस वजह से वहां पर 2000 सरकारी आंकड़े, लेकिन वास्तविकता में वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 10,000 लोग वहां पर मारे गए थे। तो ये कहानी है तुम्हारी, याद रखना। इसके बाद है, तो इसके बाद और तुम लोग एक बात और मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अर्थ आवर डे, ये क्या होता है देखो, एक लाइन तुम्हें और लिखनी है, अर्थ आवर डे, ये क्या है। अर्थ आवर डे जो है, यह कार्यक्रम हर साल 5 मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, याद रखना इसमें, यह कार्यक्रम, छोटी छोटी बातें जैसे पसंद बनते हैं, यह कार्यक्रम हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, WWF द्वारा आयोजित किया जाता है, याद रखें। इसमें 8:30 से 9:30 बजे के मध्य, 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली एवं उपकरणों को बंद रखा जाता है, ये याद रखना है। तो बंद रखा जाता है, ये बात भी आपको, अर्थ आवर डे जो WWF मनाता है हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 1 घंटे तक बिजली को बंद रखा जाता है, याद रखिएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2-4 दिवस लिख लो तुम लोग, 2-4 दिवस लिख लो, जैसे पसंद बन जाते हैं। नोट में विशेष बिंदु में लिखना विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, ये राष्ट्रीय वो विश्व प्रदूषण निवारण दिवस ये मनाया जाता है भाई आपका 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इतनी सी बातें आप लोगों को। अच्छा एक और लिख लो इसी में, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है। गंगा को साफ करने के लिए एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए याद रखिएगा, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 1985 में शुरू किया गया कार्यक्रम। 1985 में शुरू किया गया कार्यक्रम। बस इतनी सी बातें अब आपको याद होनी चाहिए। तो मोटा मोटा प्रदूषण की कहानी ये रही, मोटी प्रदूषण की कहानी ये रही तुम्हारी। और इसके अलावा तो यही कहानी है तुम्हारी, ये हो गया तुम्हारा प्रदूषण की कहानी। तो भैया मैंने प्रदूषण तुम्हें पूरा करवा दिया है। अब इसमें आपका रहता है एक तो प्राकृतिक संसाधन और इसके अलावा एक तो छोटी छोटी बातें हो रहेगी, जैसे एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास वाला। वो कल हम शायद सतत विकास पढ़ लेंगे। और जैव विविधता टॉपिक भी आपके सिलेबस में, मुझे लगता है जैव विविधता तुम लोग पढ़ रखी होगी मोस्टली। तुम लोग ज्योग्राफी वाले हो या आर्ट वाले लोग तो जैव विविधता पढ़ लेते, नहीं पढ़िए तो हम पढ़ा देंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि वो 9वीं कक्षा में पढ़ा, पूरा 10वीं कक्षा में पूरा चैप्टर दिया उसको। जैव विविधता का हास्य क्या कारण है, जैव विविधता के लाभ क्या होते हैं, जैव विविधता होती क्या है, जैव विविधता क्या होते हैं, सारी बातें, जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, इसके अलावा हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, सारी बातें बारीकी पढ़िए। और तो फिर थोड़ा थोड़ा आपको करवाना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं तुम लोगों को सारा करवा दिया है। इसके बाद अगर हम बातें करेंगे तो कल आपका सतत विकास वाला करते हैं। सतत विकास होता है, पहले विकास क्या होता है उसकी बात करेंगे, उसके बाद सतत विकास क्या होता है तो देखेंगे। तो क्या पढ़ा हमने, बात की है आज हमारी डीडीटी पर, जलकुंभी पर हमारी बातें रही। डीडीटी बहुत खतरनाक वाला रसायन था, 1984 में भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया था भारत के अंदर, याद रखिएगा। जलकुंभी पर प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पार्टी घास गाजर घासी कांग्रेस जो लाल गेहूं के साथ भारत में आयात हुआ था, ये याद रखना। इसके बाद हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो इस पर बात की हमने। और डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता को हमने प्रदूषित कहा था। और प्रतिदिन सुनी जाने वाली ध्वनि की तीव्रता में अगर बात करें तो मध्य में 17 डेसिबल के आसपास रहती है। इसके अलावा जो बात में याद रखनी, सामान्य बातचीत में आपको 60 डेसिबल वाली याद रखनी है। इसके अलावा तुम्हें जो बात याद रखनी है, नींद में खलल देने वाली, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो 50 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो नींद में खलल देती है। इसके बाद आपको लगता है स्वास्थ्य के हानिकारक कौन सी होती है, तो 75 डेसिबल वाली होती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात याद रखनी है, स्थायी बहरे वाला, ये स्थायी हानि होती है ना, ये 16 डेसिबल वाली, ये बात आपको याद करनी है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण जो ग्रीन मफलर, ये प्रश्न ऐसा ही पेपर में पूछा गया था, ये ऐसा ही पेपर में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में किसी धारा वाली बात भी आपको याद करनी है, ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद एक दो बातें जो विशेष बिंदुओं में रखी गई है, ये बातें भी अब आपको याद होनी चाहिए। तो ये रहा तुम्हारा प्रदूषण की घटना। उससे संबंधित कुछ जलवायु परिवर्तन संबंधित कुछ छोटा प्रोटोकॉल होता है जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है आपका, वो भी बहुत सारी बातें होती हैं, जिस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।